हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। अप्रैल और मई के बाद जून में वैक्सीनेशन फ्रंट पर बड़ी शुरुआत होने वाली है। जिस रोड मैप पर सरकार चल रही है उससे लगता है कि दिसंबर 2021 तक फुल वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा किया जा सकता है। जून और जुलाई में वैक्सीनेशन को एक तरह से रीलॉन्च किया जा रहा है और इसकी शुरुआत जून में 12 करोड़ डोज से की जा रही है। इस रिपोर्ट को बहुत गौर से देखिएगा क्योंकि इसी में आपको अपनी दूसरी डोज की भी जानकारी मिलेगी। भारत में अगर 24 घंटों में 30 लाख लोगों को वैक्सीन दी जा सकती है तो एक दिन में 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन देना भी मुमकिन है। ये 30 लाख वैक्सीन 29 मई यानी शनिवार को दी गई, यानी वीकेंड पर 30 लाख डोज लगा दी गई। वीकेंड यानी शनिवार और रविवार को ज्यादातर भारत में काम नहीं होता है। ऐसे में शनिवार को 30 लाख वैक्सीनेशन एक रिकॉर्ड कहा जाएगा। वैक्सीनेशन को स्पीड देने के लिए बहुत जरूरी है कि वैक्सीन हो। और अच्छी खबर यह है कि जून महीने के लिए 12 करोड़ वैक्सीन डोज का इंतजाम हो गया है। यह खबर इस वक्त भारत ही नहीं ग्लोबल मीडिया में भी छाई हुई है। सब जगह चर्चा है कि भारत जून में वैक्सीनेशन को कुछ बड़ा करने वाला है और इसकी वजह है वो 12 करोड़ वैक्सीन जो जून के महीने में भारत के पास होगी। ये वाकई इंडिया के वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए बहुत बड़ी खबर है क्योंकि जून से भारत में वैक्सीनेशन को बहुत तेजी से रिलॉन्च करने की जरूरत है। इसका साफ मतलब है कि पूरे जून रोज 40 लाख लोगों को आराम से एक डोज दी जा सकती है और इसी तेजी को और रफ्तार दी गई और भारत में रोज 1 करोड़ वैक्सीन देने का सिस्टम तैयार हो गया तो दिसंबर 2021 तक भारत में 216 करोड़ डोज देकर 108 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन पूरा किया जा सकता है। We must take COVID-19 vaccine at the हमें जैसे ही कोरोना की वैक्सीन मिले हमें ले लेनी चाहिए। ये वैक्सीन ही हमें बचाएगी, ये वायरस के संक्रमण को रोकेगी और बाकी नए स्ट्रेन पर भी काबू करेगी। हम अगली लहर की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इसे रोक सकते हैं और हमें ये जरूर करना चाहिए। We can prevent the next surge. मई महीने का अंत भारत के लिए अच्छी खबरें ला रहा है। कोरोना कंट्रोल हो रहा है, दूसरी लहर खत्म होती जा रही है क्योंकि भारत में अब कोरोना के केस कम हो रहे हैं। शनिवार को ही एक दिन में 1,65,000 नए केस सामने आए हैं। पॉजिटिविटी रेट 10% से कम है और ऐसा लगातार छठे दिन दर्ज किया गया है। भारत में कोविड की दूसरी लहर कम हो रही है। उम्मीद है कि जून में केस बिल्कुल कम हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि खतरा नहीं है। कोरोना का डेंजर लेवल बराबर बना हुआ है और इसे जल्दी वैक्सीनेशन करके कम किया जा सकता है। An important lesson learned from this surge. जो सबसे बड़ी बात हमने दूसरी लहर से सीखी है वो ये है कि हमें हमेशा चौकन्ना रहना पड़ेगा। स्वास्थ्य व्यवस्था और इससे जुड़ी जो भी चीज हैं उसे हमेशा मजबूत रखना होगा और हमें ये लगातार करना होगा। पूरा जोर लगाना होगा, हमें टेस्ट करने होंगे, मरीजों को ट्रैक करना होगा, उनका इलाज करना होगा। फिलहाल भारत में कोरोना डाउन हो रहा है, इसलिए अगर कोरोना को डाउन रखना है तो वैक्सीनेशन को अप रखना होगा और इसके लिए जरूरी है कि अगर जून में 12 करोड़ वैक्सीन मिल जाती है तो ये रफ्तार भी बढ़ानी होगी। कोशिश होनी चाहिए कि जून में इस फिगर को बढ़ाया जाए और वैक्सीन का इंतजाम किया जाए और इसे रोज 50 लाख डोज तक पहुंचाया जाए। इसके पहले भारत में एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन 5 अप्रैल को हुआ था, तब एक दिन में 43 लाख डोज दी गई थी। जून में 12 करोड़ वैक्सीन के साथ भारत इन आंकड़ों को लगातार बनाए रख सकता है। ये ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अभी तक भारत में करीब 22 करोड़ वैक्सीन डोज दी जा चुकी हैं, लेकिन इंडिया का टारगेट बहुत बड़ा है। सरकार ने दिसंबर 2021 तक फुल वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा है। सरकार का टारगेट दिसंबर 2021 तक 216 करोड़ डोज देना है। अभी पहले 5 महीनों में 20 करोड़ वैक्सीन डोज दी गई हैं। इसका मतलब है कि दिसंबर तक 196 करोड़ डोज देनी होगी, यानी अगले 7 महीनों में 196 करोड़ डोज पूरी करनी चाहिए। हर महीने का टारगेट देखा जाए तो 28 करोड़ डोज का इंतजाम हर महीने करना होगा। क्या यह टारगेट हासिल करना आसान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए बहुत बड़े लेवल पर प्लानिंग करनी होगी, वैक्सीन लानी पड़ेगी। अभी सरकार अगर 12 करोड़ वैक्सीन का इंतजाम जून में कर रही है तो रोज 1 करोड़ डोज के टारगेट को पूरा करने के लिए 28 करोड़ वैक्सीन हर महीने इंतजाम करना होगा। मई में सरकार के पास करीब 8 करोड़ डोज थी और ये इस कैटेगरी में लोगों के बीच बांटी गई, जबकि जून के लिए करीब 12 करोड़ वैक्सीन डोज मैनेज की गई है और उन्हें इस तरह लगाने की तैयारी है।
एक महीने में 4 करोड़ डोज बढ़ी है, लेकिन दिसंबर का टारगेट हासिल करने के लिए भारत में रोज करीब 1 करोड़ लोगों को डोज देनी होगी। ये रफ्तार जून के पहले हफ्ते से नहीं बढ़ेगी, लेकिन हर महीने का औसत वैक्सीनेशन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेगा। जून के लिए जो 12 करोड़ वैक्सीन है, उनमें करीब 6 करोड़ वैक्सीन राज्यों और प्राइवेट अस्पतालों को मिलेंगी, जबकि बाकी 6 करोड़ डोज केंद्र सरकार के कोटे से हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर्स को दी जाएंगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य सरकार डोज का सही इस्तेमाल करे, उसकी वेस्टेज को कम करे। ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि वैक्सीन की सप्लाई कम है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई माहिम के एसएल रहेजा अस्पताल में, और जहाँ कई बार मुंबई के अलग अलग इलाकों से वैक्सीनेशन की किल्लत की खबरें आती हैं। लोगों को दर बदर भटकना पड़ रहा है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे पूरे जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस हैं और प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए दिव्यांगजन हैं, जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, उनके लिए बिना किसी तरह की असुविधा और असहजता का महसूस करते हुए उनके लिए सारे अरेंजमेंट्स किए गए हैं और वैक्सीनेट किया जा रहा है उन्हें। एक्सपीरियंस तो बहुत सही था। देयर वाज कोई प्रॉब्लम नहीं था रजिस्ट्रेशन से लेकर वैक्सीनेशन करवाने के लिए, बिल्कुल डर भी नहीं हुआ। मतलब बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है ये, और ये बहुत ज़रूरी है। काफ़ी डिसेबल लोगों को ये भी लगता है वैक्सीनेशन लेने में डर लग रहा है उनको, लेकिन डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। वैक्सीनेशन कराना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपको चांस मिलता है आप प्लीज़ वैक्सीनेशन ले लो, ताकि हम आज़ादी से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, अच्छे से जी सकते हैं। कोई पेन नहीं है, आई एम फीलिंग बेटर। लेने के टाइम भी इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था। जैसे हम सारा टीटी का इंजेक्शन लेते वैसा ही फील हुआ, ज़्यादा कुछ ऐसा दर्द वगैरह नहीं हुआ। मुझे थोड़ा डर तो था, बिकॉज एज यूजुअल हम थोड़ा इंजेक्शन से डरते ही है ना, तो ज़्यादा कभी वक्त नहीं मिल, मतलब ऐसी कभी ये नहीं टाइम नहीं आया था कि इंजेक्शन ले लें एंड ऑल, तो थोड़ा डर लगा था। बट जब ले रहे थे तो दैट लेडी वॉज वेरी नाइस, वेरी काइंड, सो थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, ये कुछ नहीं होगा, एंड पता ही नहीं चला कब हो गया। इसलिए बड़ा सवाल ये भी है कि 108 करोड़ लोगों का फुल वैक्सीनेशन कैसे होगा और ये टारगेट दिसंबर 2021 तक कैसे हासिल किया जाएगा। एक बार दिसंबर 2021 के टारगेट को देखते हुए वैक्सीन की पूरे गणित पर एक नजर अपडेट के साथ डालते हैं, क्योंकि जून के फिगर हमें पता है। इसलिए जुलाई से दिसंबर के बीच क्या होगा वो ऐसे समझिए। जून में 12 करोड़ वैक्सीन डोज मिलेंगी। इसका मतलब है कि 196 करोड़ की जरूरत को देखते हुए जुलाई से दिसंबर के बीच 184 करोड़ डोज देनी होगी, और यह काम 6 महीने के अंदर करना होगा। इसके मायने हैं कि सरकार को जुलाई से हर महीने 30 करोड़ 60 लाख डोज का इंतजाम करना होगा। वैक्सीन हमेशा एक बैच में मिलती है और हर बैच को तैयार करने में कुछ वक्त लगता है। ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री में वैक्सीन बनती रहे और माल निकलता रहे, इसका बाकायदा एक प्रोसेस होता है। वैक्सीन प्रोडक्शन को बैच के हिसाब से बनाया जाता है, 1 करोड़ 2 करोड़ या 3 करोड़, इसी के हिसाब से उत्पादन होता है और वो पूरी खेप सरकार तक पहुंचाई जाती है। वैक्सीन बैच की सप्लाई लगातार होती रहे, अभी इसकी सख्त जरूरत है। देखा जाए तो वैक्सीनेशन के मामले में भारत अभी दूसरे नंबर पर है। भारत में शनिवार तक 21 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी हैं। भारत से पहले अमेरिका है, जहां करीब 30 करोड़ डोज दी जा चुकी हैं। भारत के बाद ब्राजील और ब्रिटेन का नंबर आता है, जहां करीब 7 करोड़ डोज लोगों को मिल चुकी है। फ्रांस और इटली भारत से बहुत पीछे हैं, लेकिन सच ये भी है कि भारत की आबादी इन सभी देशों को मिलाकर भी ज्यादा है। भारत की 21 करोड़ डोज का ब्रेकअप भी देख लीजिए। इस चार्ट को देखकर आप समझ सकते हैं कि भारत में अब तक हुए वैक्सीनेशन में किसे किसे कितनी डोज मिली है, पहली डोज कितने लोगों को मिली है और दूसरी डोज कितने लोगों को मिल चुकी है। यह भारत के वैक्सीनेशन का अब तक का पूरा लेखा जोखा है। India witnessed a rapid surge in cases. भारत में इस साल की शुरुआत में केस तेजी से बढ़ना शुरू हुए और फिर उसने बहुत ज्यादा जान ली। लाखों लोगों पर इसका असर पड़ा और उससे भी ज्यादा लोग अब भी इसका नुकसान झेल रहे हैं। बहुत सी जिंदगी हमने गंवाई हैं। ये दूसरी लहर हमारे हेल्थ सिस्टम पर एक बड़ा दबाव लेकर आई और अब हम इस लहर में झुकाव देख रहे हैं, लेकिन ये अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। वायरस से चौकन्ना रहना होगा। इसके साथ ही भारत के लिए फिलहाल अच्छी बात यह है कि कोविड की दूसरी लहर कम हो रही है और अगर इससे मेडिकल सिस्टम पर प्रेशर कम होगा तो सरकार वैक्सीन प्रोडक्शन पर ध्यान दे पाएगी और इसके लिए भारत अमेरिका से बात कर रहा है। अमेरिका से भारत को ना सिर्फ एस्ट्राजेनेका यानी कोविशील्ड वैक्सीन रेडीमेड मिलने की पूरी उम्मीद है, बल्कि इसकी 2 करोड़ डोज बनाने के लिए रॉ मटेरियल भी मिलने के पूरे आसार हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर के अमेरिकी दौरे से भारत और अमेरिका की वैक्सीन पार्टनरशिप मजबूत हुई है। वहीं इसी के बाद अमेरिका से वैक्सीन सप्लाई को लेकर पॉजिटिव खबरें भी आई हैं।
इसलिए भारत में वैक्सीनेशन के लिए ना सिर्फ देश में डोज तैयार की जाएंगी, ना सिर्फ पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद में वैक्सीन का प्रोडक्शन होगा, बल्कि अमेरिका की वैक्सीन चेन भी भारत तक पहुंचेगी। जून में 12 करोड़ डोज के साथ भारत एक बार फिर अच्छी शुरुआत कर रहा है। जरूरत है कि वैक्सीन सप्लाई की यह रफ्तार ना सिर्फ कायम रहे, बल्कि इसे डबल और ट्रिपल करने की जरूरत होगी। अगले महीने यानी जून से सरकार को भी तेजी से काम करना होगा और आम लोगों को भी कमर कसनी होगी। अगर जून और जुलाई में वैक्सीनेशन तेजी से ट्रैक पर चला तो कोई लक्ष्य नामुमकिन नहीं, बशर्ते सरकार के पास वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में हो। अमेरिका से भारत की वैक्सीन को लेकर बातचीत चल रही है, तो वहीं कैरिबियाई देश डोमिनिका से भी भारतीय विदेश मंत्रालय लगातार संपर्क में है। इस वक्त भगौड़ा मेहुल चोकसी डोमिनिका में सलाखों के पीछे कैद है और उसको वापस हिंदुस्तान लाने की कोशिशें चल रही हैं। क्या इस बार भगौड़े मेहुल चोकसी का काउंटडाउन शुरू हो गया है? इस रिपोर्ट में देखिए। लाल आंख, हाथ पर चोट के निशान और चेहरे पर डर। भगोड़े मेहुल चोकसी की पहली तस्वीर में बस यही दिख रहा है। हजारों करोड़ के घोटाले का आरोपी इस समय डोमिनिका में सलाखों के पीछे कैद है। उसकी बाईं आंख लाल है और हाथ पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। उसका कोविड टेस्ट भी हुआ है और टेस्ट के नतीजे नेगेटिव हैं। डोमिनिका की कैबिनेट ने मेहुल चोकसी पर चर्चा की है और यह तय किया गया है कि चोकसी के बारे में डोमिनिका की हाई कोर्ट ही आखिरी फैसला करेगी। 23 मई को मेहुल चोकसी एंटीगुआ से लापता हो गया था। एंटीगुआ के पीएम ग्रेस्टन ब्राउनी ने भी साफ कर दिया है, मेहुल चोकसी को एंटीगुआ की नागरिकता अब तक नहीं मिली है। मेहुल चोकसी ने डोमिनिका जाकर गलती की है। मुझे जो जानकारी मिली है, मेहुल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डोमिनिका गए थे और डिनर के लिए और वहां पकड़े गए। डोमिनिका सरकार उसको वापस भारत भेज सकती है क्योंकि वो अब भी भारतीय नागरिक है। अगर वो मेहुल को वापस एंटीगुआ में भेज सकते हैं, जबकि मुझे पता है कि मेहुल की एंटीगुआ की नागरिकता अभी तक पक्की नहीं हुई है। कतर एग्जीक्यूटिव का बॉम्बार्डियर ग्लोबल 5000 एयरक्राफ्ट डोमिनिका के डगलस चार्ल्स एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है। फ्लाइट रडार नाम की एक वेबसाइट के मुताबिक ये प्राइवेट एयरक्राफ्ट गुरुवार को दिल्ली से रवाना हुआ और स्पेन होते हुए 28 मई की शाम तक डोमिनिका पहुंच गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस प्लेन पर कौन डोमिनिका आया है और किस व्यक्ति को लेकर यह प्लेन डोमिनिका से रवाना होगा। मेहुल चोकसी के पास साल 2017 से एंटीगुआ की नागरिकता है और हाल ही में वो एंटीगुआ से गायब हो गया था। मेहुल चोकसी के वकील का दावा है कि उसका अपहरण किया गया था। हालांकि एंटीगुआ के पुलिस कमिश्नर इस बात से इनकार कर रहे हैं। हमारे पास एक व्यक्ति के गायब होने की सूचना थी, उसकी तलाश शुरू हुई। उसके बाद हमें डोमिनिका से यह सूचना मिली कि मेहुल चोकसी से मिलता जुलता एक शख्स डोमिनिका में मिला है। डोमिनिका में बात करके हमने उसकी आइडेंटिटी से जुड़ी जानकारी शेयर की। इसके बाद यह कंफर्म हो गया कि मेहुल चोकसी वही डोमिनिका में ही है। क्या हमारे पास ये जानकारी है कि उन्हें जबरदस्ती एंटीगुआ से डोमिनिका ले जाया गया था? हमारे पास ना तो ऐसी कोई जानकारी है और ना ही ऐसी कोई सूचना मिली है कि उन्हें जबरदस्ती वहां ले जाया गया था। From Antigua that he was forcefully removed. मेहुल चोकसी के गायब होने के बाद इंटरपोल ने नोटिस जारी किया था। फिर 25 मई को उसे डोमिनिका में पकड़ा गया। डोमिनिका की सरकार के मुताबिक मेहुल चोकसी अवैध तरीके से डोमिनिका आया था। अभी वो कस्टडी में है और उससे पूछताछ की जा रही है। डोमिनिका की सरकार मेहुल चोकसी को एंटीगुआ के हवाले करना चाहती है। हालांकि एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गेस्टन ब्राउन ने मेहुल चोकसी को भारत के हवाले करने के लिए कहा था। एंटीगुआ की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चोकसी के वकील ने डोमिनिका के हाई कोर्ट में राहत के लिए याचिका दायर की है। डोमिनिका से 14,000 किलोमीटर दूर मुंबई में मेहुल चोकसी के घर की दीवारें जांच एजेंसियों के समन और नोटिसों से भरे हुए हैं। मुंबई के बालकेश्वर में गोकुल अपार्टमेंट में 9वीं और 10वीं मंजिल पर मेहुल चोकसी का डुप्लेक्स फ्लैट है। दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। कई नोटिस जमीन पर गिरे हुए हैं, उनको लगाने की जगह ही नहीं बची है। ये सारे नोटिस ईडी और दूसरे डिपार्टमेंट ने साल 2018 से लेकर 2021 तक लगाए हैं। हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके पंजाब नेशनल बैंक से 13,500 करोड़ रुपए की ठगी की। उसके भांजे नीरव मोदी ने भी इस घोटाले में उसका साथ दिया और नीरव मोदी फिलहाल लंदन की जेल में बंद है। मामा और भांजे की इसी जोड़ी ने मिलकर भारत के इतिहास का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला किया।
साल 2018 की शुरुआत में पंजाब नेशनल बैंक में 11,300 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया। इस घोटाले में नीरव मोदी के साथ उनकी पत्नी एमी, उनके भाई निशाल और चाचा मेहुल चोकसी मुख्य अभियुक्त हैं। सीबीआई और प्रत्यर्पण निदेशालय यानी ईडी को भी मेहुल चोकसी की तलाश है। फरवरी 2018 में प्रवर्तन निदेशालय ने मामले में दखल दिया। नीरव मोदी के मुंबई, सूरत और दिल्ली के कई दफ्तरों पर छापेमारी की गई। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया, लेकिन ये सभी जनवरी 2018 में ही देश छोड़कर भाग गए थे। मेहुल चोकसी ने भारत से भागने से पहले 2017 में ही कैरेबियाई देश एंटीगुआ एंड बारबुडा की नागरिकता ले ली थी और तब से भारतीय एजेंसियां इन भगोड़ों को भारत लाने की कोशिश में लगी हुई हैं। साल 2018 में भारत से फरार होने के बाद एंटीगुआ से एक वीडियो जारी करके मेहुल चोकसी ने जवाब दिया था कि वो भारत नहीं लौटेगा और जांच एजेंसियों के सामने सरेंडर भी नहीं करेगा। On 20th February, I sent an email to the Regional Passport Office, Mumbai, requesting them to revoke the suspension of my passport. However, I did not receive any reply from the Regional Passport Office. Further, the Regional Passport Office did not give any explanation as on why my passport has been suspended and how I was security threat to the India. Hence, as my passport was suspended, there was no question of surrendering the same. मेहुल चोकसी खराब सेहत का बहाना बनाकर भारत आने से इनकार कर चुका है। कभी कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही उसकी पेशी होती है। भारत में उसकी कई संपत्तियां भी जब्त की जा चुकी हैं। मेहुल चोकसी के मुंबई में 15 फ्लैट हैं और 17 ऑफिसेज हैं। कोलकाता में मॉल है, अलीबाग में फार्म हाउस है। देश के 6 राज्यों में उसकी करोड़ों की जमीन है। फरार होने के बाद चोकसी ने आरोप लगाया था कि भारत सरकार के साथ मिलकर इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई सबने मिलकर उसकी हजारों करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली। I was not in India. I was having my medical procedure at that particular time, and they nearly seized 5,000 to 6,000 crores of my merchandise, properties, and everything. There were 3 agencies raiding me at that time: income tax, CBI, and ED. एक बड़ा सवाल यह है कि मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोग जो देश का पैसा लेकर देश से भाग गए, उन्हें कब तक वापस लाया जाएगा? ऐसे लोगों पर सरकार ने कई बार जवाब दिया कि देश का माहौल बदल गया, तो ये लोग देश छोड़कर भाग गए। सरकार की कोशिश जारी है और देर सवेरे इन्हें वापस जरूर लाया जाएगा। आखिर भागना क्यों पड़ा? अगर पहले जैसी सरकार होती, यही दोस्ताना चलता, लूटना है लूटते चले, देना है देता चले, खाना है खाता चले, तो फिर उनको भागना भी नहीं पड़ता। इन लोगों को भागना इसलिए पड़ रहा है कि यहाँ पर उनको कानून नियमों का पालन करना पड़ेगा, पाई पाई चुकता करनी पड़ेगी, और इसलिए भागे हैं। जो भागे हैं उनको लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नीति नियम होते हैं, उसका पूरा उपयोग किया जा रहा है। ऐसे भगोड़ों के लिए मजबूत से मजबूत हमने कानून बनाए हैं, उनकी संपत्ति जब्त करने का कानून बनाया है। इतना ही नहीं, विदेशों में उनकी संपत्ति है तो उसको भी जब्त करने का कानून बनाया है। इसलिए सरकार के हाथ में जितने विषय हैं उनका पूरी तरह हम उपयोग कर रहे हैं, और मैं विश्वस्त हूं कि पहले इस देश से भागे हुए कोई वापस नहीं आए। इस सरकार के समय भागे हुए लोग आज नहीं तो कल कभी न कभी आएंगे। डिप्लोमेटिक चैनल से भी प्रयास हो रहा है, कानूनी तरीके से भी प्रयत्न हो रहा है, कानून बना करके संपत्ति जब्त करने की दिशा में भी प्रयास हो रहा है, और हम हिंदुस्तान का पाई पाई जो चुराने वाले लोग हैं, हम पाई पाई वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। मेहुल चोकसी और नीरव मोदी दोनों ने पंजाब नेशनल बैंक से यह कहकर रुपया लिया कि विदेशों में धंधा जमाना है, और फिर फर्जी कंपनियों के जरिए सारे पैसों का घोटाला कर दिया। जांच एजेंसियां जब तक दोनों को पकड़ने की कोशिश करती, तब तक दोनों 7 समंदर पार भाग गए। लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। इस घोटाले का मुख्य आरोपी चोकसी का भांजा नीरव मोदी लंदन की जेल में बंद है, और मेहुल चोकसी डोमिनिका में पकड़ा गया है। आज नहीं तो कल ये जरूर भारत में सलाखों के पीछे होंगे। और कोरोना काल में किसी भी राज्य को सबसे ज्यादा जरूरत मजबूत हेल्थ सिस्टम की है। बिहार का हेल्थ सिस्टम कितना मजबूत है, इसकी हमने बिहार के गांव-गांव जाकर पड़ताल की। चाहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जिला नालंदा हो, या नवादा का वो अस्पताल जिसको खुद नीतीश कुमार ने बनवाया है। इंडिया टीवी के कैमरे में जो कुछ रिकॉर्ड हुआ है वो हैरान करने वाला है।
नवादा से 30 किलोमीटर दूर खनवा गांव का यह सरकारी अस्पताल है। 4 एकड़ में फैले इस हॉस्पिटल को देखकर आप भी कहेंगे कि वाह, कोरोना काल में इस गांव को संजीवनी मिल गई है। लेकिन जैसे ही अस्पताल के दरवाजे तक पहुंचेंगे तो आपकी सारी सोच 1 सेकंड में बदल जाएगी। बिहार का स्वास्थ्य सिस्टम कैसे सुधरेगा, क्योंकि बिहार का स्वास्थ्य सिस्टम खुद ही बीमार है, उसे खुद ही इलाज की जरूरत है। बिहार में पिछले 4 दिनों से अलग अलग जिलों में मैं अलग अलग अस्पतालों में गई हूं, जहां पर हर जगह एक जैसी स्थिति है। कहीं पर डॉक्टर्स नहीं है, कहीं पर स्वास्थ्य केंद्र खुल नहीं रहे हैं क्योंकि वो स्वास्थ्य केंद्र कई सालों से बंद पड़े हैं। कई जगह पर अस्पतालों की बिल्डिंग्स की हालत इतनी खराब है कि मरीजों की जान जोखिम में पड़ी हुई है। लेकिन एक जगह पर मैं पहुंची हूं, नवादा से 30 किलोमीटर दूर, ये खनवा गांव है, नरहट से करीब 6 किलोमीटर दूर। इस अस्पताल की अगर बात करें तो ये अस्पताल की बिल्डिंग बेहद ही शानदार बिल्डिंग बनाई गई है। एक ऐसा अस्पताल जो अस्पतालों के लिए मिसाल कायम हो सकता है, क्योंकि एक गांव में नरहट प्रखंड में ये अस्पताल बना है। लेकिन ये बाहर से देखने में बहुत अच्छा अस्पताल लग रहा है, लेकिन ये अस्पताल का फायदा क्या जब अस्पताल अंदर से चला ही नहीं है। इस अस्पताल के बारे में आपको बताएं तो ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इसे नाम दिया गया है। कई साल से ये तैयार हो रहा था। 2019 में ये अस्पताल की बिल्डिंग पूरी बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन तब से भी इस अस्पताल को ना खोला गया, ना शुरू किया गया। कोई सुविधा, कोई व्यवस्था यहाँ पर स्थापित नहीं की गई। 2019 से गांव वाले इस अस्पताल के खुलने की राह देख रहे हैं। अस्पताल डॉक्टर्स की राह देख रहा है और खाली पड़े कमरे सिस्टम को कोस रहे हैं। अस्पताल के अंदर की तस्वीर दिखाते हैं कि एक अच्छा अस्पताल बना हुआ है। अगर इसे शुरू कर दिया जाए, यहाँ व्यवस्था स्थापित कर दी जाए, तो जाहिर तौर पर यहाँ के खनवा गांव के आसपास के जितने भी 15 किलोमीटर के रेडियस में जो गांव हैं, उन्हें फायदा होगा। ये देखिए, जैसे ही आप अस्पताल में घुसेंगे, सबसे पहला रजिस्ट्रेशन काउंटर है। रजिस्ट्रेशन काउंटर बंद है क्योंकि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैसे होगा जब अस्पताल के लिए अब तक हायरिंग ही नहीं हुई है, अस्पताल को शुरू ही नहीं किया गया है। आगे चलते हैं, आगे इस तरफ आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर नर्सिंग स्टेशन है, यानी कि अगर किसी को तुरंत किसी भी सहायता की जरूरत होती है तो उसके लिए नर्सिंग स्टेशन बनाया जाता है। मूल जो प्राथमिक आपको कहें इलाज तो वो यहाँ पर कुछ हद तक दिया जाता है। उसके बाद जैसे ही कोई इमरजेंसी में आता है, इमरजेंसी वार्ड यहाँ पर बनाया गया और बेहद ही अच्छी स्थिति में ये पूरा अस्पताल है कि पूरे बोर्ड जो हैं ये करीब 3 महीने पहले लगाए गए हैं जब अस्पताल का हैंडओवर दिया गया था। 3 महीने से अस्पताल बनकर सिर्फ और सिर्फ एक इमारत के रूप में खड़ा है, लेकिन उस इमारत का लोग क्या करें। गांव के लोग आते हैं, इमारत देखते हैं, प्रशासन से कहते हैं कि अस्पताल को चलाइए, लेकिन प्रशासन कहता है कि शुरू करेंगे, कब शुरू होगा नहीं पता। अब आगे की तरफ चलते हैं। ये एक अस्पताल का मेन हिस्सा है जिसके अंदर सारे जो मेन कमरे हैं या फिर मेन वार्ड हैं वो सारे इसके अंदर हैं। ताला लगा हुआ है और नरहट में जो अधिकारी हैं उनके पास इसका ताला है। अब आपको कमरे दिखाएं, वहां पर अल्ट्रासाउंड रूम है, डॉक्टर्स का कमरा है, वैक्सीनेशन रूम है। ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर दी जाएंगी, लेकिन कब दी जाएंगी, कब ये अस्पताल शुरू होगा, लोग इंतजार कर रहे हैं। खनवा गांव के 30 बेड के इस अस्पताल की नींव किसी और ने नहीं बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद रखी थी। यह अस्पताल 2013 में माननीय मुख्यमंत्री जी का खनवा में प्रोग्राम हुआ था 5 सितंबर को, नीतीश जी का। उन्हीं के घोषणा उपरांत ये अस्पताल और सुपर ग्रिड जो भी यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज उन्हीं का घोषणा किया हुआ था। हम लोग को पूरा आसरा जगा कि जब बिहार का राजा ही घोषणा किए हैं तो निश्चित हमारे गांव में हॉस्पिटल चालू होगा। अस्पताल को पिछले सोमवार से शुरू होना था, गांव के लिए किसी उत्सव से कम नहीं था। लेकिन रात को खबर आई अस्पताल शुरू होगा, लेकिन कोरोना के बाद। अस्पताल क्यों नहीं शुरू हो रहा है, इसका सच जानने के लिए हमारी टीम नवादा के सिविल सर्जन के पास पहुंची। नवादा के खनवा गांव में जो 3 साल से अस्पताल बनकर तैयार हुआ है वो शुरू क्यों नहीं हो पा रहा है, इस पर जवाब देने के लिए हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अखिलेश कुमार मोहन है जो कि नवादा के सिविल सर्जन हैं। सर, खनवा के अस्पताल से अभी हम होकर आ रहे हैं, ये अस्पताल को शुरू होने में देरी क्यों लग रही है? क्योंकि 3 साल से ये बिल्डिंग बनी हुई है, 2017 से इसका उद्घाटन हुआ पड़ा है, तो 5 साल कहें या पूरे 3 साल भी अगर कहें कि पूरे तैयार हुए हो गए तब भी शुरू नहीं हो पाया। एक्चुअली अभी खनवा का जो हॉस्पिटल बना वो CSC हॉस्पिटल है जिसमें डॉक्टरों की और स्टाफ की ज़रूरत होती है। अभी हमको उसके अगेंस्ट में कोई सैंक्शन पोस्ट नहीं मिला है
और वहाँ पर अभी सामान जो है, वहाँ का जो कुर्सी टेबल या जो अलमीरा वगैरह जिसके फर्निश की ज़रूरत है, अभी हम लोग को अवेलेबल नहीं हुई है। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, हम लोग इसके ऊपर लिखे हुए हैं, इसके अगेंस्ट में हमको कर्मचारी मिल जाएंगे, इस सूरत शुरू हो जाएगी। हर किसी के पास अपने अपने तर्क हैं, मगर सही जवाब किसी से नहीं मिलेगा। खनवा गांव के पास अस्पताल है तो डॉक्टर्स नहीं है, लेकिन अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जिले नालंदा के गांव के स्वास्थ्य केंद्र की हालत देखेंगे तो आपका सिर चकरा जाएगा। ये नालंदा का महानंदपुर गांव है, जहां पर स्वास्थ्य केंद्र में कूड़ा घर बना है, या कूड़ा घर में स्वास्थ्य केंद्र, ये समझना बेहद मुश्किल है। बिहार में बीमार लोगों का इलाज कैसे होगा जब बिहार का स्वास्थ्य सिस्टम खुद ही बीमार है। बिहार के अलग अलग जिलों की तस्वीर हमने आपको दिखाई है। नालंदा के महानंदपुर गांव में हम इस वक्त पहुंचे हैं। इस गांव की तस्वीर इतनी ज्यादा खराब है। इस गांव का जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, ये ऐसा है कि जैसे कचरा घर हो। ये उप स्वास्थ्य केंद्र कहीं से भी नहीं लग रहा है। एडिशनल पीएचसी इन्हें कहा जाता है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, लेकिन ये वो नहीं है। यहाँ पर देखिए, या तो आपको गाय का उपला दिखेगा, भूसा दिखेगा, या फिर आपको हर कमरे में कचरा डंप किया हुआ दिखेगा। ये देखिए, यहाँ पर लोग, क्योंकि ये बंद है, दरवाजे इसके टूटे पड़े हैं। देखिए, पूरा जो इसकी चौगाट है वो सारी उतर चुकी है, पूरा ये खराब हो चुका है, इमारत गिरने की कगार पर है। और यहाँ पर अंदर, क्योंकि लोग अब जानवर बांधने लगे हैं, इसीलिए अब अंदर आपको सिर्फ भूसा और गोबर दिखेगा। यहाँ पर कोई इलाज नहीं होता है। लोगों का कहना है डॉक्टर आते हैं, एक कमरा है जो बंद कर रखा है, जो थोड़ी शायद बेहतर स्थिति में है, जो इस वक्त लॉक किया हुआ है, वो जो कमरा है वहां पर सिर्फ डॉक्टर आते हैं, बैठते हैं और 2 महीने में 2 बार आते हैं और चले जाते हैं। इलाज कुछ नहीं है। ये देखिए, अंदर सारा सिर्फ भूसा भरा है। अगर यहाँ से बाहर आए, ये देखिए, ये दरवाजा भी टूटा है, पीछे का हिस्सा है ये स्वास्थ्य केंद्र का पीछे का हिस्सा, जिसका कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ पर क्या है किसी को नहीं पता है। आप देखिए, आगे की तरफ चलते हैं। इसे मैं कचरा घर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर देखिए कचरा डंप किया हुआ है। आसपास के लोग इसे कचरा डंप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ इलाज तो होता ही नहीं है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर कोई देखता ही नहीं है आके कि यहाँ पर क्या स्थिति है। हर कमरे में आपको दिखेगी, बड़ा स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है और ये करीब 20 साल 25 साल से ज्यादा पुराना ये स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पर कभी इस स्वास्थ्य केंद्र की मुरम्मत नहीं की गई है। स्थिति तो बहुत बुरी है यहाँ पर। कब ये खुला था और कब डॉक्टर आते हैं? कभी आते हैं? बहुत दिन ही खुला था, अपने अपने बंद हो गया। डॉक्टर आते हैं यहाँ पे? पहले आते थे, अब कुछ नहीं आते। कितने साल से इसका ये हाल देख रहे हैं? इसका हाल कम से कम 30 साल से है। 30 साल से ऐसा ही है? ऐसा ही है। पहले तो डॉक्टर आते होंगे? डॉक्टर एगो आता था, वो भी जखने मन हुआ जखने चल जाता था, उसको कोई लिखा पढ़ी नहीं था। 10 रोज पर नहीं, 10 रोज पर, कभी 20 रोज पर, कभी अबो नहीं किया महीनों दिन, ऐसा चलता। आप लोग यही क्या स्थिति? ये तो पूरा कचरा घर बन रखा है, कोई देखता नहीं है इसे आकर? कोई प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई नहीं आता? प्रशासन का कोई नहीं आता है, कोई लोग नहीं आता है। ऐसे ही यूज हो रहा है, सब लोग यूज कर रहे हैं जैसे तैसे। तो कैसे आप लोग, इलाज कैसे होता है? दवाइयाँ कहाँ से मिलती है? हम लोग सरकारी अस्पताल जाते हैं, बिहार शरीफ या फिर पावापुरी। बिहार शरीफ यहाँ से कितना दूर है? 6 किलोमीटर है। महानंदपुर गांव के पास ये एक और गांव है, नाम है वाजिदपुर। ये भी नालंदा जिले में आता है। वाजिदपुर गांव का स्वास्थ्य केंद्र खुद इतना बीमार, इतना जर्जर है, जिसको देखकर आपको गांव वालों पर तरस और सरकार सिस्टम पर गुस्सा आएगा। आप किसी भी जिले में चले जाएं, आपको कई ऐसे स्वास्थ्य केंद्र, कई ऐसे अस्पताल मिल जाएंगे जहां की इमारत या तो खराब है या तो उस इमारत पर ताला लगा है, और अगर खुला भी होगा तो डॉक्टर नहीं आते हैं, या फिर कई दिनों से डॉक्टर यहां पर पहुंचते नहीं है, कोई होता नहीं है, इलाज नहीं मिलता है। ये सारी तस्वीरें आपको बिहार के लगभग हर जिले से मिल जाएंगी। बिहार के 3 जिलों में मैं खुद घूम चुकी हूँ और ये चौथे जिले नालंदा में मैं पहुंची हूँ, और नालंदा के इस चक बाजिदपुर गाँव की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये कोई खंडर इमारत नहीं, बल्कि एक उप स्वास्थ्य केंद्र है, एक एडिशनल पीएचसी, जिसे गांव के लोगों के इलाज के लिए बनाया जाता है। यहाँ पर की हालत आप देख रहे हैं, ये यहाँ की तस्वीरें ही हर चीज बयां कर रही हैं कि कैसे यहाँ पर देखिए इमारत बिल्कुल टूटने की कगार पर है। किसी भी वक्त ये इमारत गिर सकती है, किसी
के ऊपर गिर जाएगी तो उस शख्स का क्या होगा पता नहीं। यहाँ की अगर व्यवस्था की बात करें तो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट यहाँ पर है, यहाँ पर कंपाउंडर होता है, लेकिन डॉक्टर यहाँ पर लोगों का कहना है कि आते ही नहीं है। और ऊपर की हालत आप देखिए, ये देखिए छत, एक तरीके से छत और दीवार का जो बीच का हिस्सा है वो खाली हो चुका है। किसी भी वक्त ये दीवार गिर जाएगी, छत गिर जाएगी और बहुत ही बुरी व्यवस्था इस वक्त यहाँ पर है। ये देखिए अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, यानी कि वो जगह जहाँ पर अगर गांव के लोगों को जो शुरुआती अगर किसी भी तरीके का कोई बीमारी होती है तो शुरुआती इलाज लोगों को यहाँ मिल जाता है। उसके बाद उन्हें बड़े अस्पताल में, रेफरल अस्पताल में भेजा जाता है ताकि बेहतर इलाज हो पाए। लेकिन कोरोना के इस काल में जब ये उप स्वास्थ्य केंद्र एक अहम भूमिका निभा सकते हैं, जब लोगों को शुरुआती लक्षण कोरोना के दिखे, बुखार, खांसी, तो यहाँ ऐसी जगहों पर लोगों को शुरुआती इलाज मिल सकता है। बुखार की दवाई, खांसी की दवाई, ये सारी चीजों की व्यवस्था ऐसे उप स्वास्थ्य केंद्रों में होती है। लेकिन जब उप स्वास्थ्य केंद्रों पर इस तरीके से ताले लटके रहेंगे तो लोग क्या करेंगे। और ये उप स्वास्थ्य केंद्र की इमारत का ये एक हिस्सा आप देख रहे हैं। दूसरा हिस्सा आपको दिखाते हैं कि करीब 3 इमारतें इसकी बनी हुई है। वो देखिए, वो इमारत दूसरी तरफ बनी हुई है जो इस वक्त पूरी तरह खंडर है, जिस पर दरवाजे तक नहीं है। वहां पर अब सिर्फ और सिर्फ चारा पड़ा है। लोगों ने गाय भैंस बांध रखा है क्योंकि वहां पर इमारत में अस्पताल नाम की तो कोई व्यवस्था है ही नहीं, स्वास्थ्य केंद्र की कोई व्यवस्था नहीं है। इसीलिए यहाँ पर देखिए चारा भूसा यही सब पड़ा है। इसके अलावा इमारत का एक और तीसरा हिस्सा, वो तीसरा हिस्सा जो उप स्वास्थ्य केंद्र के पीछे वाली वो इमारत है, वो भी इसी उप स्वास्थ्य केंद्र में आता है, लेकिन इस अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र में आता है, लेकिन वो भी खंडर है। पूरी तरफ आप देखेंगे पानी भरा है, घास उगी हुई है, यहाँ तक कि जाने का रास्ता भी नहीं है। आपको घास में से निकलकर जाना होगा तब आप इस इमारत तक पहुंचेंगे। लेकिन इसका हाल देखिए, अंदर पूरी तरह भूसा भरा हुआ है। नालंदा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये गृह जिला है, लेकिन वहां पर भी देखिए ऐसी व्यवस्था है। और ये गांव कोई बहुत अंदरूनी गांव नहीं है, अगर देखें तो सड़क भी बनी हुई है। ये गांव सड़क से पटना जो बिहार की राजधानी है उससे कनेक्टेड है, लेकिन स्थिति ऐसी है कि यहाँ कोई आता नहीं है। और लोगों का कहना है कि अगर इलाज चाहिए तो यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। बेहतर इलाज चाहिए तो यहाँ से आप पटना जाएं, तब आपको इलाज मिलेगा, जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। ये स्थिति इस वक्त यहाँ के गांव की है। और बिहार के तकरीबन कहें हर जिले के आपको ऐसी व्यवस्थाएं देखने को मिल जाएंगी। कई ऐसी जगह है जहाँ पर हम पहुंच पा रहे हैं, लेकिन कई ऐसी जगह है जहाँ हम पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। तो वहां पर सोचिए क्या स्थिति होगी। ऐसी स्थिति है, ना बेसिक इलाज लोगों को मिल पा रहा है, ना किसी तरीके की कोई व्यवस्था यहाँ पर है। और व्यवस्था के नाम पर कहें तो ये सिर्फ एक धब्बा है जो इस वक्त इस गांव में एक इमारत के रूप में खड़ा है। गांव वालों की किस्मत में शायद डॉक्टर नहीं लिखा है, इसलिए यहाँ पर कभी कभार कंपाउंडर पिकनिक मनाने आता है, एक आधा घंटा रुकता है, खाना बनाता है और निकल लेता है। बिहार सरकार हफ्ते भर पहले सारे पीएससी अस्पतालों को खोलने का फरमान जारी कर चुकी है, लेकिन ग्राउंड में स्थितियां कुछ नहीं बदली। आखिर क्यों सरकारी आदेश का पालन नहीं हो रहा है? जब यही सवाल हमारी रिपोर्टर ने नालंदा के सिविल सर्जन से पूछा तो उनका जवाब आपको ज्यादा हैरान नहीं करेगा। पीएचसी हैं, पीएचसी खोलने का आदेश तो 1 हफ्ता या उससे ज्यादा हो चुका है कि आ चुका है सरकार का। करीब कहें तो 18 मई से ही आदेश आ गया था, लेकिन उसके बाद से भी कई पीएचसी में ये देखा गया है कि स्थिति अच्छी नहीं है। कईयों की ऐसी स्थिति है कि इमारत गिरने की स्थिति में है। लोगों ने अपने गाय भैंस वहां पर बांध रखे हैं। लोगों ने एक तरीके से कहें तो वहां कब्जा कर लिया, क्योंकि लोगों का कहना है कि वहां डॉक्टर तो आते नहीं, तो किसी इस्तेमाल तो करें इस जगह को। ये इस्तेमाल हो रहा है सर पीएचसी का। एक्चुअली बहुत चंद दिन महीने ही हुए, 2-3 महीने पहले मैंने मार्च में यहाँ योगदान किया है। पूरे जिले को मैं खुद भी नहीं देख पाया हूँ, इसकी जानकारी अभी तक तो मेरे संज्ञान में नहीं आई है। जैसे आएगा, अभी तो कोरोना में ही हम लोग काफी दिन से उलझे हुए हैं। बिहार में सिस्टम बीमार है और कोरोना से लड़ने की बजाय कोरोना को ही बहाना बना लिया गया है। लेकिन जिनको स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल रही है वो भी इससे भाग रहे हैं। हमारी टीम को जानकारी मिली कि नालंदा जिला के सबैत पंचायत के लोग वैक्सीन लगवाने से मना कर रहे हैं। वैक्सीन लगाने वाली टीम के साथ बदतमीजी हो रही है। हमारी टीम इसकी पड़ताल में निकली।
बिहार के नालंदा जिले के सबैत पंचायत में हम इस वक्त मौजूद हैं। जानकारी मिली थी कि यहाँ पर लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। कोरोना का टीकाकरण जो बिहार के अब अलग अलग गांव में हो रहा है, अलग अलग जिलों में हो रहा है। बिहार सरकार की तरफ से टीका एक्सप्रेस तक चलाई गई है ताकि सुदूर गांव में भी कोरोना का वैक्सीनेशन हो पाए। सबैत पंचायत से जानकारी मिली थी कि यहाँ पर लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। एएनएम का आरोप था कि यहाँ पर लोगों ने उनके साथ बदतमीजी की और यहाँ पर वो टीका लेकर आते हैं, वैक्सीन लेकर आते हैं, लेकिन लोग वैक्सीन नहीं लगवाते हैं। लोगों को बताया जाता है इसके फायदे, लेकिन लोग यहाँ पर वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। बिहार में हर रोज कोरोना से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। 1500 से ऊपर केस मिल रहे हैं। कोरोना से बचने का एकमात्र तरीका वैक्सीन है, लेकिन बिहार के गांव में कोरोना से ज्यादा वैक्सीन की दहशत हो गई है। हमारी संवाददाता गोनिका अरोड़ा ने सीधे सबैत पंचायत के गांव वालों से बातचीत की। अब वैक्सीन लगवाने की उम्र तो आ गई है कि 18 से ऊपर को वैक्सीन लग रहा है। लगवाया आपने? नहीं लगवाए। गांव में आए थे लगाने के लिए? लगाने के लिए नहीं आया था, लेकिन हम नहीं लगवा। क्यों नहीं लगवा रहे हैं? कहा है हम लगवे नहीं करेंगे वो सब। वैक्सीन लगवाया? उम्र क्या है? नहीं लगवाया। अरे उम्र हमारा पता नहीं है कि कितना हुआ है, हमको पता नहीं। 40 से ऊपर तो होंगे आप, 18 से ऊपर तो होंगे ही। वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे हैं? नहीं लगवा रहे हैं, डरल नहीं लगवा रहे हैं। डरल नहीं लगवा। किस चीज का डर है? यही बेरामी के चलते कि यदि हम लगा लेंगे या कोई बेरामी रहेगा तो हम पर खतरा भी हो सकता है। कोरोना से बचने का उपाय क्या है? सिर्फ वैक्सीन लगवाना है। तो फिर अब क्या करेंगे? लगवाएंगे इस बार? वैक्सीन तो हमारा डर है यही बात के कि 2 महीना मतलब बचता है कोरोना वाला सुइया लगवाने के लिए। उसका बाद सुनी सुनाई बातें हैं ना, कभी देखा है कुछ ऐसा? देखा, हम रोजा मजदूरी काम करने वाले क्या चीज देखेंगे। तो फिर वैक्सीन लगवाइए जाकर। ये आपकी जानकारी का अभाव है। गाँव में जब आएंगे 2 को कैंप लगेगा तो वैक्सीन जरूर लगवाइए। अब कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काला देवी। काला देवी, ये बताइए उम्र क्या है आपकी? उम्र 35 है। कोरोना का टीका लगवाया है? नहीं। क्यों नहीं लगवाया? हम नहीं लगवाएंगे। क्यों का कि मरे लगो लगावेंगे। जे बच रहे हैं जेहू मर जाएंगे। अरे तो कोरोना का टीका तो कोरोना से बचाता है ना। नहीं, कोरोना ही तो घातक है। हम पूरा जान रहे हैं कि जे लगाया जे खत्म हो गया। किसने कहा? किसने कहा? जिधर लगाया जिधर तो उसी और आके मर गया। मैं अब उदाहरण लेकर खड़ी हूँ। ये मेरे कैमरामैन है, 1 महीना पहले इन्होंने दोनों डोज लगवा लिया है, कुछ नहीं हुआ है, आपके सामने सही सलामत खड़े हैं। जी हम नहीं लगावेंगे। हम लोग गरीब बंदी रौदा में रहते हैं, हम लोग सुइया उस सब नहीं लेंगे। कोरोना तो यहाँ फैल रहा है। कोरोना हमने के धरवे नहीं, जिंदगी में कोरोना हमने के धरेगा। वैक्सीन लगवाने की उम्र हो गई है, लगवानी है? वैक्सीन नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाना है? हम तो वैसा ही नहीं लगाएंगे, लगाता है तो बचवे नहीं करता है। नहीं बच रहा है। न्यूज पर ऐसा ही झूठा दिखाता है। अरे तो हम तो न्यूज वाले, हम तो बता रहे हैं आपको वैक्सीन लगवाना। तो टीवी पर दिखा रहा जो सब झूठा दिखाता है कि सुई ले। कोई नहीं दिखाता है कि वैक्सीन लगवाने के फायदे बताते हैं। हसीना खातून। हसीना जी, उम्र आपकी क्या है? मेरा उम्र 40 होगा। 40 है। कोरोना का टीका लगवाया? ना लगवाया। क्यों नहीं? ठीक ठाक है, नहीं लगवाए। अरे तो कोरोना तो हो सकता है ना, वो किसी को भी हो सकता है। मौत या जिंदगी के कोई लिया दिया जा भी सकते हैं। हाँ। अरे तो पर कोरोना से बचना, कोरोना जान ले रहा है तो टीका जान बचा भी तो रहा है। हम टीका नहीं लगवाएंगे। क्या है नाम? मेरा मोहम्मद यासीन। मोहम्मद जी, उम्र क्या है? कितना? 60-65 होगा। 60-65 है। कोरोना का टीका लगवाया है? कोरोना है ना, टीका क्या लगावेगा? कोरोना तो फैला हुआ है ना। नहीं फैला हुआ यहाँ। आपके मुखिया जी भी कह रहे हैं गांव में कोरोना फैला है। कुछ नहीं मालूम। कोरोना नहीं फैला है, ये बहाना लगाकर लोग कह रहे हैं कि टीका नहीं लगवाएंगे। और भी आगे गांव में चलेंगे। देखिए गांव बहुत बड़ा है। इस गांव की संख्या अगर कहें तो इस पंचायत में इस पंचायत में 9 गांव आते हैं, जिसमें 13,000 लोगों की संख्या है। 13,000 लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन उन 13,000 में अगर कहें तो टीका लगवाने वाले लोगों की संख्या बेहद ही ज्यादा कम है। क्यों नहीं लगवा रहे हैं, यही वजह जानने के लिए हम इस वक्त बिहार के इस गाँव में घूम रहे हैं। गांव में वैक्सीन को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों है, ये सवाल हमने सबैत पंचायत के मुखिया से भी किया। जो एएनएम यहाँ बैठती हैं, उन्हीं का ये आरोप है कि जब गांव के लोगों को वैक्सीन देने के लिए वो आते हैं तो गांव के लोग मना करते हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन लगवाने के लिए नहीं जा रहे हैं। उनके घर जाकर भी उन्हें बुलाया जाता है, पर लोग अप्रोच नहीं कर रहे हैं, लोग नहीं जा रहे हैं लगवाने। ऐसी इसकी क्या वजह से? क्या ये मामला भी आपके संज्ञान में आया? हाँ बिल्कुल, ये आया हमारे संज्ञान में
उसमें दो मामला आता है। एक मामला ये आता है कि लोग डरते हैं कि एक नर्स है और इसमें टीकाकरण के बाद आधा घंटा बैठने के लिए डायरेक्शन मिलता है कि आप बैठिए। लोगों को डर ये है कि अगर हम इनके से टीकाकरण कराते हैं और मेरी तबीयत बिगड़ती है तो ये हम मेरा क्या इलाज करेंगे, इनके पास ना कोई मेडिसिन है, ना कोई टेबलेट है, ना कोई इंजेक्शन है, तो आखिर हम बचेंगे कैसे। डॉक्टर कहीं को देखने को तैयार नहीं है, प्राइवेट डॉक्टर, तो परेशान इस वजह कर भी लोग घबराते हैं। लोग हमसे ही बात हुई, हेल्थ विभाग से हमने बात की, हमको ऐसा कीजिए कि डॉक्टर को एक रखिए आप, ताकि अगर किसी का तबीयत बिगड़ जाए टीकाकरण के बाद तो उनको फर्स्ट एड कम से कम मिल जाए। और जो ये नहीं आते हैं लोग, तो लोगों को देखो परेशानी बढ़ती है। वाकई गांव वालों में वैक्सीन को लेकर बहुत ज्यादा अफवाहें हैं। गांव में वैक्सीन की सही जानकारी पहुंचाना, समझाना बहुत जरूरी है। बिहार में बड़ी आबादी गांव में रहती है और गांव में जो स्वास्थ्य केंद्रों की हालत है, जिस तरह गांव को ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया गया है, वो कोरोना काल में बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।